बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के न्यूज़ सेशन में हम पहले हिस्से में बात करने वाले हैं एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से और इम्तिहानात के हवाले से। इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 की अगर हम बात करते हैं तो उसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि 2025 के इंटरमीडिएट इम्तिहानात का जो डेटा जारी किया गया है उसके मुताबिक 9 तालीमी बोर्ड्स में 7,59,000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो इम्तिहान में अपीयर होते हैं और 2,70,000 से ज़ायद फ़ेल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट के फ़ेल होने की। खैबर पख्तूनख्वा के 8 बोर्ड्स में 2,82,000 तलबा जो है इम्तिहानात देते हैं, जिनमें से 53,000 से ज़ायद फ़ेल होते हैं। सिंध के 6 बोर्ड्स में 80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तिहान में बैठते हैं, 53,000 के करीब स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। बलूचिस्तान कोयटा बोर्ड में 54,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया और 3,000 से ज़ायद नाकाम हुए। फेडरल की बात कर ले तो वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया, 17,000 से ज़ायद फेल हो गए। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फ़ेल होने वालों की तादाद बढ़ गई है और ये नए इंकशाफात सामने आए हैं। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं CSS इम्तिहानात के हवाले से, जो कि मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तानियों का एक ख्वाब होता है, या बच्चों का अपना ख्वाब होता है या फिर उनके पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा मुकाबले का इम्तिहान दे, पास हो और किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर। क्योंकि आपको पता है कि ये जो CSS करके इम्तिहानात देकर आगे आते, पावर्स भी होती है, इख्तियारात भी होते हैं और साथ ही साथ जो है एक परमानेंट जॉब मिल जाती है। तो हमारे जैसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पर वालिदैन का या फिर नौजवानों का कहीं ना कहीं अपना ख्वाब होता है इम्तिहान दिया जाए और उसमें पास होकर इस तरह की कोई सीट ले ली जाए। लेकिन बदकिस्मती से इनमें भी फेल होने वालों, नाकाम होने वाले बच्चों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब बहुत सारे सवालात हैं। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं जो परसेंटेज बढ़ रही है? क्या सिलेबस का कोई मसला है? क्या सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, इम्तिहानात बहुत ज़्यादा मुश्किल आना शुरू हो गए हैं, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं? इन सब मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नवीद इलाही साहब हैं, जो कि साबिक जॉइंट DG हैं IB के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये इंट्रो जो मैं दे रही थी, इंटरमीडिएट की बात की है, CSS की बात की है, सर बुनियादी तौर पर आपको क्या रीज़न समझ आती है कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं? ये जो आप कंपैरिजन कर रही हैं इंटरमीडिएट का और CSS का, वो तो मुझे कंपैरिजन समझ नहीं आ रहा। आप दोनों को अलग अलग उनके मुहर्रकात हैं, दोनों के अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। आप देखिए, मैं CSS पे मैं जो बात करना की पोजीशन में हूं, तो मैं ये बात करूंगा कि आप देखिए कि पिछले सालों से भी अगर आप जायजा लें तो अल्टीमेटली हजारों स्टूडेंट्स देने के बाद 2.5 से 3% जो है वो फाइनली क्वालिफाई करते हैं। सही। और ये ट्रेंड काफी देर से चल रहा है, कोई नया ट्रेंड नहीं है। इस दफा भी जो मैं देख रहा था रिकॉर्ड के 2.67% जो है वो क्वालिफाई किए हैं। सही। यानी 12,000 से जायद स्टूडेंट्स जो है उन्होंने उसमें अपीयर हुए हैं रिटन में, जी। और उसमें से 355 जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की रिटन एग्जाम में। और उसके बाद फिर उनके जो इंटरव्यूज हुए, हम्म। वाइवा में 342 जो है वो क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनमें से 170 को एलोकेशन हुई है। ठीक है, सही। ये सूरत हाल है और ऑलमोस्ट हर साल यही सूरत हाल होती है। अब जरा फर्क ये पड़ गया है कि सोशल मीडिया के आने से चीजें बहुत हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं, और ये भी होता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो ज्यादा फोकस CSS पे होना शुरू हो जाता है। सही। आप फैक्टर्स देखें आपके, पहले भी जब सूरत हाल या इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती हैं तो जो नौजवान हैं उनका रुझान इस तरफ कम होता है। सही। जब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो रुझान CSS की तरफ हो जाता है कि चलें एक सिक्योर जॉब मिल जाए। और CSS एग्जाम एक बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम है। मैं 12,000 अपीयर हों और 355 उसमें पास हों, उसकी वजह जो है बहुत से लोग जो है वो बहुत कोई इतने सीरियस नहीं होते कि चलें एग्जाम दे देते हैं, चलें नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, 3 बारियां हैं।
तो मेरा ख्याल है कि बीच में से जो सीरियस एलिमेंट है, जिसने पूरा साल 1.5 साल मेहनत की होती है, पहले भी पढ़े होते हैं, वो शायद 2-3 हज़ार से ज्यादा ना होते हो। सही। तो तो फिर कंपटीशन में जाहिर है, फिर जो उनमें से जो कुछ लोग पास नहीं होते, वो एक वजह इंग्लिश का भी, ऐसे और प्रेसी में भी जो लोग ऐसे एरिया से आते हैं जिनकी ज्यादा इंग्लिश नहीं होती पीछे से स्ट्रांग, तो वो भी एक इशू बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ट्रेंड में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई, हम्म। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ है कि पिछले सालों से इनको एनालिटिकल बनाना शुरू कर दिया गया है। सही। इस साल भी ज्यादा एनालिटिकल करने की कोशिश की गई है। जो मुझे मालूम हुआ है कि आप जो रिटन में करके, जो क्वालिफाई करके वाइवा के लिए लोग आए, कई जो स्टूडेंट थे या पार्टिसिपेंट थे, उनके मार्क्स बहुत हाई थे, लेकिन उनको लोअर स्लॉट्स मिली हैं। सही। इंटरव्यू में एक किस्म की सूटेबिलिटी का ख्याल किया गया है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो किस पोस्ट के लिए सूटेबल है, उसको उतने ही मार्क्स दे दिए गए इंटरव्यू में, जिससे काफी ऊपर नीचे हो गया सारा सही। जो डॉक्टर नतायज है, साहब। जिसपे अपीवल हुई है। सही। डॉक्टर साहब, अगला सवाल करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी इंटरमीडिएट का या फिर सीएसएस का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, और इंट्रो में भी कंपैरिजन करने की कोई कोशिश नहीं थी, बल्कि वो दोनों खबरें एजुकेशन के मैदान से थी, तो इसलिए दोनों पे ही बात करना ज़रूरी समझी गई है, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठे रखा है। अच्छा सर, सीएसएस की जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हम लोग, बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, हम कहते हैं कि जी इतने पैसे देंगे तो आप सीएसएस पास कर जाएंगे। मतलब मेरा कोई करीब इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आसपास लोगों से सुनते हैं, कहीं मिलने वाले भी बता देते हैं कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। इंटरव्यूज़ के हवाले से भी होते हैं, पेपर्स के हवाले से भी होती हैं, पेपर्स का लीक होना या फिर फेवरेटिज्म होना, शफाफियत का ख्याल रखना। क्या सर कहीं ना कहीं खला मौजूद है, या वाकई ही इतना ही कॉम्पैक्ट और शफाफ निज़ाम है जिस तरह से हम सुनते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी ने गलत ये अफवाह उड़ाई। हम्म। जितना क्रेडिबल आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, सही। और काफी हद तक आपके जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उन पे उंगली उठाना बहुत मुश्किल है, खास तौर हम्म। पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। आप सिर्फ नताइज को देख लें, नताइज से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं, जिनका कोई सिफारिश ऐसी चीज नहीं। वो मैंने तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने मॉक इंटरव्यूज में उनको कराए, जिनमें से एक उसैद जो है, उनका अव्वल भी आए हैं इसमें। सही। बैकग्राउंड किसी का ऐसा नहीं है कि वो बहुत सिफारिश लेके आए या करते हैं, हम्म। तो ये बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। जो लोग नहीं आते वो इस तरह की कोई गलत बात उड़ा दे तो अलग बात है, वरना आप तमाम जो कैंडिडेट्स हैं या जो अफसरान आ चुके हैं, उनके आप बैकग्राउंड चेक करें तो, और मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से सबसे बड़ी तादाद आ रही है, और उन स्कूलों से आ रही है, उन बैकग्राउंड से आ रही है, जैसे आप सरकारी स्कूल हैं हम्म। या रूरल एरियाज हैं, वहां से आ रहे हैं। मसला ये है कि ये है कंपटीशन। सही। जिसने ज्यादा हार्ड वर्क किया, या थोड़ा ज्यादा स्मार्ट था, हम्म। या उसकी लक भी उस वक्त काम कर रही थी, हम्म। तो उसने ये मार्क्स हासिल कर लिए। तो जो नहीं कर सकते, उनके ये नहीं है कि वो कम स्मार्ट है, हो सकता है कि उनका उस दिन उसके मुताबिक वो जवाब ना लिख सके हो, जवाब ना दे सके हो, उस दिन उनका लकी डे ना हो। और कुछ बहुत बड़ी तादाद, जैसे मैंने अर्ज किया, वो नॉन सीरियस भी आते हैं रिटन लेवल पे। सही। जो तो रिटन पास कर लेता है, फिर वो काफी हद तक सीरियस हो जाता है, तो उनके दरमियान असल कंपटीशन होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक गलत अफवाह है, इसकी मैं भरपूर तरदीद करूंगा। मैंने आज ठीक। तक कभी किसी से सुना नहीं है ये जो हम्म। बात आप कर रही हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सर ये बताइएगा, आपने कहा कि लक है, हार्ड वर्क है और साथ ही साथ स्मार्टनेस है। इन तीनों चीज़ों को अगर मैं आपको कहूँ कि 1 2 3 मतलब कैटेगराइज कर दें, तो क्या किस तरह से हमारे स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है कि अगर आप सीएसएस के इम्तिहान में अपीयर होना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जिस पे आपको फोकस करना है, पहले टेस्ट के लिए और उसके बाद इंटरव्यू के लिए? जी, पहले देखिए, सबसे जो कहते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। नो डाउट। जिसने somebody who has put in 5 hours a day
उसका मुकाबला अगर उससे हो जिस हु हैज पुट इन 12 आवर्स अ डे, तो मेरा ख्याल है कि 5 वाले की वो वाली पोजीशन नहीं हो सकती। तो हार्ड वर्क का तो सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। सही। दूसरी बात यह है कि आपने अब चूंकि थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, पहले रॉट लर्निंग से आप एनालिटिकल तक और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आ रहे हैं। तो तरीकाकार ये है कि आप एक ही चीज के लिए चार जगहों से, चार अतराफ से पढ़ें और उसको समझें और फिर उसको आप एनालिसिस करें, ताकि सिर्फ रट्टेबाजी ना हो कि सवाल जो भी आया जवाब आपने आपने वही लिख देना है। सवाल कोई भी पूछा गया, आपने जवाब दो चार बातें सुन के जवाब वही देना है, वो एट लॉस होंगे। तो सही। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको जो हार्ड वर्क तो रहेगा, आपने ज्यादा जो डाइवर्स ओपिनियन है और नॉलेज है उसको हासिल करना है और परसिस्टेंटली करना है। ये ना समझें कि ये हम 3 महीने में या 6 महीने में कर लेंगे। वजह सही। उसकी ये है कि चूंकि कंपटीशन के एग्जाम है, आप 4-6 नंबरों से भी बहुत अच्छे नंबर ले, लेकिन 4-6-10 नंबरों से आप कंपटीशन लूज कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है उनके लिए कॉम्बिनेशन यही है, हार्ड वर्क, जो पिछले आपने पेपर्स आए हैं सही। और जो क्वेश्चंस वगैरह, अब तो देखिए बहुत आसानी हुई। अब यहाँ पे तमाम मटेरियल मिल जाता है। बहुत लोग आप देखें जिन्होंने सीएसएस किया है वो खुद आके ये इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी कोचिंग कर रहे होते हैं। उनको भी सुने कि वो क्या करके आए हैं। सही। और आपकी प्रोफाउंड आपका नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आप सवाल जिस तरह का भी आ जाए आप उसको एनालाइज करने की पोजीशन में हो। तो आई थिंक ये यही हो सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब, अब मैं एक इंटरमीडिएट की भी क्योंकि मैंने बात की है और मैं बात उसको जोड़ना चाहूँगी अपने एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। सर, हम जिद्दत की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, हम तरक्की करने की बात करते हैं और हम कहीं ना कहीं उन ममालिक को फॉलो करते हैं जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जिसको हमने कहा कि हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट को एक ही सतह पर ले आए हैं, गवर्नमेंट की जानिब से ये क्लेम भी होता रहा, क्या सर इस वक्त उसी सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, या फिर वो पुराना हो चुका है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, जाहिर है, देखिए आप, तब्दीली तो बहुत ही तब्दीली की ज़रूरत है। अब जब हम चले गए हैं एआई के, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आप एक उससे सवाल पूछिए, पूरा जवाब वो आपको पेश कर देता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब ज़रूरत हमारी ये है कि हम टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और एआई की तरफ जाएं, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है। जो रॉट लर्निंग है उसको हमने जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि जो था ना रटाबाजी, कि रटा किया, ध्यान दे दिया, तो ठीक है, वो लगता है ये था जो याद ज्यादा, जिसकी मेमोरी अच्छी है, जो ज्यादा 2 घंटे लगाने की पोजीशन में है, वो कामयाब समझा जाता था। अब जो है जमाना चेंज हो गया। आपने एआई का टूल आपके पास है, सही। अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो फिर भी आपके पास जरूरत ये है कि आप चारों तरफ से नॉलेज को लेके फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल अप्रोच करने की पोजीशन में हो। चाहे आप इसको, आपको तो क्लास 1 से ही एआई को इंट्रोड्यूस करके कामयाबी हासिल करना पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी हर चीज, इकोनॉमी से लेके सिक्योरिटी तक आपको एआई टूल जो है इस्तेमाल करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे। तो सही। कंपटीशन और अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई अब। तो उसके मुताबिक अगर आप देखिए, अब टीचर्स भी अगर वो पुराने तर्जे जी। तालीम को ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और खुद भी उनको मालूम नहीं है, तो वो क्या आगे पढ़ाएंगे। तो इसलिए जरूरत ये है कि उनको भी इस चीज से आशना किया जाए, उनसे ये रूशनास कराई जाए उनको नई टेक्नोलॉजी। उसके बगैर तो आप compete नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि रुझान भी, बच्चों में रुझान भी बढ़ गए। मेरे दोनों बेटे, जिनको जब उन्होंने ग्रेजुएशन किए तो मैंने कहा आप भाई साल तैयारी करें और दें सीएसएस, दोनों ने दे रिफ्यूज। उन्होंने कहा हम सही। दोनों कंप्यूटर साइंस के शौकीन थे, उसी में उन्होंने किया और उसी में अल्लाह का शुक्र है वो एक्सेल कर रहे हैं। मुझे कहीं कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ी, उनको जॉब्स हर जगह से आ जाती हैं। थैंक यू सो तो मच इसका मतलब है देयर इज अ चेंज। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहे और एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से जो मैंने सवाल किया था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बचपन में जिस तरह से हम स्कूल जाते थे, इतना बड़ा बैग होता था, कोई 10 किताबें, 10 कॉपियाँ, होमवर्क लिखते जाओ, छापते जाओ,
मेरी जान जाती थी, और अभी मैं बच्चों को देखती हूँ तो भी मेरी जान जाती है कि हम इस सारे सिस्टम से गुजर के आए हैं और अभी तक सिस्टम नहीं बदला। जबकि अब तो हमें स्मार्ट लर्निंग की तरफ, हमें इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहिए, हमें एआई की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बच्चों के कंधों पे वही बस्तों का बोझ है और बच्चे बेचारे आज भी हमारे उतने ही थके मांदे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे।